इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। देश में ब्लैक फंगस के केस हर घंटे बढ़ रहे हैं। अब बिहार ने भी इस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया है। लेकिन अगर सही जानकारी हो और शुरुआती लक्षण पता चल जाएं, तो इस बीमारी से 100% रिकवरी मुमकिन है। ऐसा हो भी रहा है। लेकिन इस सब के बीच ब्लैक फंगस को लेकर कुछ नई खबरें, कुछ नए डायग्नोसिस आ रहे हैं। कुछ तस्वीरें देखकर हो सकता है आप चौंक भी जाएं। सोचिए, ब्लैक फंगस दांत में, आंत में, पेट में, आंख में, हर जगह अटैक कर रहा है। लेकिन जो डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर में इस वक्त ब्लैक फंगस से निपट रहे हैं, उनकी अगर आप बात सुनेंगे तो पता चलेगा कि इस फंगस से कैसे बचना है, खुद को कैसे बचाना है। क्या कोरोना से भी खतरनाक हो चुका है ब्लैक फंगस? क्या ब्लैक फंगस के सिम्टम्स बदल रहे हैं? अगर पेट में दर्द है तो क्या यह फंगल इन्फेक्शन है? छोटी आंत के अंदर कैसे पहुंचा ब्लैक फंगस? काफी देर मास्क पहनने से भी म्यूकरमाइकोसिस होगा? तो अब सीधा खून के अंदर पहुंच रहा है फंगल इन्फेक्शन। म्यूकरमाइकोसिस का एक डेंजर ये है कि इसको हम एंजियो इन्वेसिव बोलते हैं, जिसका मतलब है जो हमारे जो खून के ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर, मतलब उसको चीर के उसके अंदर जा सकता है, जिसके जरिए ये बहुत जल्दी फैल सकता है। आंख में फैल सकता है, नाक में फैल सकता है, ब्रेन में भी फैल सकता है, और ये बहुत जल्दी 1-2 दिन में ही हो जाता है। इसलिए ये काफी रिस्की होता है और इसको बहुत जल्दी डायग्नोसिस करना जरूरी है। ब्लैक फंगस को लेकर डॉक्टर्स इसलिए हैरान हैं, परेशान हैं, क्योंकि इसे लेकर आज सबसे नई वार्निंग, सबसे नई इन्वेस्टिगेशन आई। इसे जरा ध्यान से सुनने और समझने की जरूरत है। अगर आप कोरोना संक्रमित हैं या फिर कोरोना से रिकवर हो चुके हैं और इन दोनों ही केस में आपको पेट में दर्द शुरू हो गया, तो इसे हल्के में मत लीजिए। महज गैस का दर्द या एसिडिटी समझने की भूल बिल्कुल मत करिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर फंगस का अटैक हुआ हो सकता है कि ब्लैक फंगस आपकी छोटी आंत के अंदर पहुंच चुका हो। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल के 2 मरीजों की केस स्टडी तो यही कहती है। 56 साल के एक शख्स कोरोना की चपेट में आए, इसके साथ पेट में दर्द हुआ। इसी तरह 68 साल के एक मरीज कोरोना से ठीक होकर घर लौटे, लेकिन कुछ दिन बाद उन्हें भी पेट दर्द शुरू हो गया। डिटेल में स्टडी हुई, बायोप्सी हुई, तब पता चला कि ब्लैक फंगस का अटैक था। खुद उन डॉक्टर से सुनिए जिन्होंने दोनों मरीज को ऑपरेट किया, फंगस को डिटेक्ट किया। ये 2 मरीज जो 55 और 60 बरस की एज में थे, हमारे पास कोविड-19 के लक्षण के साथ आए। दोनों कोविड-19 पॉजिटिव थे, दोनों को डायबिटीज थी। इनमें से एक मरीज घर पे अपना इलाज करा रहे थे क्योंकि इनको माइल्ड कोविड डिजीज थी, और तीसरे-चौथे दिन इनको जब पेट में दर्द स्टार्ट हुआ तब उसे गैस और एसिडिटी की संज्ञा दी गई, जिसके लिए इनको घरेलू उपचार दिया गया। जब पेट में दर्द अधिक हुआ तब इन्होंने गंगाराम हॉस्पिटल के अंदर कोविड कैजुअलिटी के अंदर कंसल्टेशन लिया। हमें इन मरीज को देख के बहुत हाई इंडेक्स ऑफ सस्पेशन हुआ, जिसकी वजह से हमने इनका सीटी स्कैन कराया और हमारे अचंभे को देखते हुए इनके पेट के अंदर एक इंटेस्टाइन का पोर्शन परफोरेटेड अर्थात फटा हुआ निकला। डॉक्टर ने बताया कि डायबिटीज दोनों मरीज को थी, लेकिन कोरोना के इलाज के दौरान सिर्फ 68 साल के बुजुर्ग को स्टेरॉइड्स दिए गए थे। गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर्स ने इस मामले में भी सीटी स्कैन किया। यहां भी स्मॉल इंटेस्टाइन में घाव दिखा, बिल्कुल पहले केस जैसा। और फिर जब टिश्यू को बायोप्सी के लिए भेजा तो इससे पता चला कि अब म्यूकरमाइकोसिस मरीज की छोटी आंत के अंदर तक पहुंच चुका था। डॉक्टर्स को हैरानी इसलिए भी है क्योंकि दोनों ही केस में कहीं भी फंगस इन्फेक्शन के कोई जाने पहचाने सिम्टम्स नहीं थे। हमने दोनों पेशेंट्स को ऑपरेट किया और दोनों पेशेंट्स के ऑपरेशन के दौरान की जो फाइंडिंग्स थी वो लगभग सेम निकली। इन केसेस को बायोप्सी द्वारा हमने प्रूव किया कि ये म्यूकरमाइकोसिस है, अर्थात ब्लैक फंगस है, और इनका ट्रीटमेंट हमने स्टार्ट किया। इन दोनों केसेस के अंदर रेयर चीजें ये हैं, एक तो ये दोनों पेशेंट्स कोविड के थे और इन दोनों को डायबिटीज थी। इनमें से एक मरीज को स्टेरॉइड नहीं मिले, जो कि हम बहुत कॉमनली बोल रहे हैं स्टेरॉइड्स की वजह से म्यूकोर हो रहा है। इन दोनों मरीजों में
नाक का, आंख का या ब्रेन का म्यूकोर नहीं मिला, केवल इंटेस्टाइनल म्यूकोर मिला, जो कि बहुत अपने आप में एक और रेयर चीज है। तीसरी चीज, इंटेस्टाइनल म्यूकोर अक्सर पेट यानी स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत को अफेक्ट करता है, लेकिन इन केसेस में हमने स्मॉल इंटेस्टाइन का देखा इन्वॉल्वमेंट। लास्ट, इन दोनों के सिम्टम्स बहुत माइल्ड थे और इग्नोर किए जा सकते थे। इन मरीजों में जिनको ये म्यूकोर हो रहा है, इनके अंदर नॉर्मल लक्षण जो होते हैं पेरिटोनाइटिस या इंटेस्टाइन फटने वाले, वो लक्षण नहीं थे। इसलिए हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन और अर्ली सीटी स्कैन बहुत जरूरी है इनके ट्रीटमेंट में। यानी समझने वाली बात यह है कि अब तक ज्यादातर केसेस में यह सामने आता था कि कोरोना मरीज को स्टेरॉइड्स दिए गए, उसकी वजह से इम्यूनिटी कम हुई और फिर फंगस का अटैक हुआ। लेकिन यहां तो एक केस में स्टेरॉइड्स दिए ही नहीं गए थे, फिर भी मरीज बीमार हो गया, म्यूकरमाइकोसिस हो गया। इसी तरह ब्लैक फंगस के लक्षण आमतौर पर नाक में दर्द, चेहरे में सूजन, नाक की हड्डी में दर्द, आंख के नीचे धब्बे, लाल आंख होना, सिर दर्द होना, एक तरफ का चेहरा सुन पड़ जाना, नोज ब्लॉक होना होते थे। मगर यहां यह भी समझ आया कि इन सारे सिम्टम्स को बाईपास करते हुए ये इन्फेक्शन सीधा छोटी आंत के अंदर पहुंच गया। हालांकि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये रेयर सिचुएशन है, ज्यादातर इन्फेक्शन साइनस के जरिए ही होता है। नोज की स्टेज में हो तभी इसका पकड़ आ जाए तो ठीक रहता है। बीमारी बाद में फैल के आंख में भी जा सकती है, आगे भी जा सकती है। पर नोज़ में अगर पकड़ में आ जाए तो बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाता है। नोज़ के अर्ली लक्षण क्या होते हैं? अगर फेस में थोड़ा सुनपन हो या डिस्कलरेशन हो, अगर मुंह के अंदर थोड़ा सुनपन हो या डिस्कलरेशन हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रहा हो, या फिर जो है आपके नाक से गंदी डिस्चार्ज हो रहा हो, या दांतों में थोड़ी बहुत पेन हो या दांत लूज हो रहे हो, तो ये इसके अर्ली लक्षण हैं। इस पर डिटेक्ट हो जाए ठीक हो जाता है। ट्रीटमेंट ऑब्वियसली अस्पताल में होता है, थोड़ा स्पेशलाइज्ड होता है, पर हो जाता है। लेकिन सारी बातों को सुनने के बाद लगता तो यही है कि म्यूकरमाइकोसिस के सिम्टम्स को लेकर और रिसर्च की जरूरत है। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आज एम्स के सीनियर न्यूरोसर्जन डॉक्टर पी शरद चंद्रा ने ब्लैक फंगस को लेकर एक नई बात बताई। डॉक्टर चंद्रा ने कहा कि उनके पास ऐसे पेशेंट भी आए जिन्हें मास्क के जरिए ब्लैक फंगस फैलने की आशंका थी। डॉक्टर का कहना है कि अगर आप मास्क को ज्यादा देर तक पहने रखते हैं, कपड़े के मास्क को बिना धोए इस्तेमाल करते हैं, एक ही 3 प्लाई मास्क या सर्जिकल मास्क को 2 या 3 दिन से ज्यादा पहनते हैं, अनहाइजीनिक कंडीशन में रहते हैं, तो फिर मास्क के अंदर भी ब्लैक फंगस के स्पोर्स पनप सकते हैं। गंदे मास्क के जरिए भी फंगस आपके शरीर में दाखिल हो सकता है। I even had a patient, who developed mucormycosis, and then she shared me a photograph of her mask, which had this black discoloration. So she was asking, "Sir, can it be because of poor mask hygiene?" ये जो mucormycosis होता है, ये spores हैं और easily मास्क से फिल्टर हो सकते हैं। लेकिन एक रिस्क है कि जब भी आप मास्क पहनते हैं, कृपया मास्क बिल्कुल साफ सुथरा हो। अगर आप कपड़े वाला मास्क पहनते हैं तो विनती है कि इसको हर रोज धोएं। कम से कम 10 या 7 कपड़े का मास्क रखिए जो हर समय आप पहन सकते हैं। सर्जिकल 3 प्लाई मास्क पहन रहे हैं, ये 1-2 दिन से ज्यादा इस्तेमाल मत करिए, उसको फेंक दीजिए। N95 मास्क पहन रहे हैं, मैक्सिमम 5 यूसेज या 6 टाइम्स ही इसको यूज करिए। हो सके तो हफ्ते में एक बार N95 मास्क चेंज कर दीजिए। मैं सबको एडवाइस ये देता हूं जिनका कोविड नहीं है कि आप अपने घर में 7 कीले लगा लीजिए। अगर आपके 3 मेंबर हैं तो 7 किलों का 3 रो बना लीजिए हर एक मेंबर के लिए। तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे करके ये मास्क, ये कील आप ऐसी जगह पे रखिए जो ड्राई एरिया है, जहां पे अच्छी तरह हवा आती है। तो आप यहाँ पे अपने कील को, अपने मास्क को टांगिए और दूसरे दिन का मास्क लेके लगाइए। तो इस तरह आपका मास्क जो है साइकिल होते रहेगा। हाँ, तो आप ये मास्क 5 टाइम्स तक यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये सारे मास्क को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। डर इस बात का भी है कि सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस पूरे देश में महामारी की तरफ फैल रहा है। इस वक्त हमारे देश में ब्लैक फंगस के 8,848 केस मिले हैं। खासकर 10 राज्यों में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। गुजरात में सबसे ज्यादा 2,281 मामले हैं, महाराष्ट्र में 2,000, इसी तरह राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात और हरियाणा में भी ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कई मरीजों का इलाज चल रहा है। हालांकि कई लोग ठीक भी हो रहे हैं। कोविड पहले हुआ था
और कोविड में वही स्टेरॉइड्स बहुत ज्यादा चल गए थे, ये उसी की वजह से हुआ था। डायबिटीज भी है आपको? डायबिटीज उससे पहले नहीं था, ये स्टेरॉइड की वजह से आया है। राइट मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाता है और अगर मतलब कि शुरुआती स्टेज में इसको पकड़ लिया जाता है तो आई थिंक इसका ट्रीटमेंट मतलब बहुत आसानी से हो जाता है। इसमें अगर जितना लेट करेंगे और गलत मेडिकल मतलब की फैसिलिटी या ट्रीटमेंट में चले जाएंगे, डॉक्टर की बात नहीं मानेंगे, तो प्रॉब्लम काफी बढ़ सकती है। लेकिन घबराने की बात नहीं है? घबराने की बात तो नहीं है, अभी तक तो हमें ठीक ही लग रहा है। मेरे को 1 महीना हो गया है। जहां तक महाराष्ट्र की बात है तो जैसे यहां पहले कोरोना का विस्फोट हुआ, उसी तरह अब ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या भी अलग अलग जिलों में, शहरों में बढ़ रही है। नागपुर, पुणे जैसे शहरों में करीब 900 मरीज मौजूद हैं। अकेले पुणे में ब्लैक फंगस के 300 मरीजों का इलाज चल रहा है। कुछ मरीज प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हैं तो कई सरकारी अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य ने बताया कि चूंकि रोज नए केस मिल रहे हैं, इसलिए अब हालात ये है कि अस्पतालों में मरीजों की वेटिंग शुरू हो गई है। इस वक्त मैं पुणे के नोबल अस्पताल के विशेष ब्लैक फंगस वार्ड में, यहाँ पर पुणे और आसपास के जिलों से जो मरीज है उन्हें यहाँ पर इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। न सिर्फ पुणे बल्कि आसपास के जिलों में भी पिछले कुछ दिनों में लगातार इस बीमारी के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही थी, जिसके बाद इन्हें इलाज के लिए यहाँ पर लाया गया है। हर किसी को अलग अलग तरह की परेशानी है। हम चलते हैं और कुछ मरीजों से बात करते हैं कि उन्हें क्या दिक्कतें हो रही हैं, किस तरह से वो जो है इस बीमारी के चपेट में आए, आखिर क्या वजह रही और सबसे अहम फिलहाल पुणे में जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। इन मरीजों का इलाज करने की पूरी कोशिश अस्पताल प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। पहले मुझे कोविड हुआ था तो कोविड का ट्रीटमेंट मैंने लिया, फिर डिस्चार्ज वहाँ से। तो डिस्चार्ज के 3-4 डे के बाद मुझे उसके सिम्टम्स दिखने लगे। तो मुझे पहले इनिशियली पता नहीं था कि ये म्यूकरमाइकोसिस है, लेकिन फिर 4 to 5 डेज़ के बाद मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया। उन्होंने बताया कि शायद ये म्यूकर हो सकता है। उसके लिए टेस्ट किया गया, MRI स्कैन किया, फिर PNS किया। तो उसके बाद फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये है। उसके फिर मैं यहाँ पे नोबल में एडमिट हो गया। तो फिर अभी क्या स्थिति है, मतलब क्या कौन सी हिस्से की सर्जरी आपकी की गई, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं आपको लेकर? नहीं, डॉक्टर्स बहुत कोऑपरेटिव है, पॉजिटिव है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली है। जो नॉर्मल कोविड है या फिर और जो आपके ट्रीटमेंट चलते हैं उससे बहुत काफ़ी 15 टाइम्स से कॉस्टली है। और इसमें ड्यूरेशन भी बहुत ज़्यादा है, 21 to 28 डेज़ का इसका ड्यूरेशन है इसका। तो दवाइयाँ कैसे अरेंज हो पा रही है? क्या आप खुद का परिवार कर रहे हैं, अस्पताल कर रहा है, क्या? नहीं, परिवार वाले भी ट्राई कर रहे हैं, जो रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, फैमिली है, अपनी अपनी तरह से ये कर रहे हैं। हॉस्पिटल में जब तक अवेलेबल था तभी उन्होंने को बहुत अच्छी तरह से कोऑपरेट किया, हेल्प किया, लेकिन उनके भी लिमिटेशंस है। उसके आगे फिर वो लोग ने भी फिर लेटर वगैरह प्रोवाइड किया कि आप बाहर अगर मिलता है तो आप हेल्प कर सकते हैं, अपने अवेलेबिलिटी जहाँ से ये मिलता है आप ले लीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि ट्रीटमेंट ज़रूरी है। दर्द थोड़ा सूजन हो रहा था इधर और थोड़ा ठनका मार रहा था, ऐसा रहा। हाँ, बाकी कुछ नहीं था। क्या दवाइयाँ मिल पा रही हैं? दवाई के लिए बहुत तकलीफ उठानी पड़ रही है। दवाई मुझे लेनी थी पर नहीं मिली मुझको, पर इस टैबलेट से कंट्रोल हो गया सब। एक और मरीज है, डॉक्टर साहब यहाँ पर आए हैं जो उनकी चेकिंग कर रहे हैं, पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी फिलहाल इनका स्टेटस क्या है, स्टेज क्या है। पुणे के जिस अस्पताल में दिनेश मौर्य गए वहां म्यूकरमाइकोसिस के वार्ड में 43 मरीज एडमिट हैं, लेकिन इनमें से 3 ऐसे हैं जिन्हें अभी रेगुलर बेड पर शिफ्ट नहीं किया गया। दिनेश ने बताया कि जिन 40 मरीजों का इलाज चल रहा है उन्हें रोजाना कम से कम 240 एम्फोटेरेसिन B इंजेक्शन की जरूरत है, क्योंकि एक मरीज को एक दिन में 6 इंजेक्शन लगने होते हैं, लेकिन यहाँ 40 मरीजों को सिर्फ 17 इंजेक्शन ही दिए गए। सर्जरी तो हो गई, लेकिन मरीज दवा का इंतजार कर रहे हैं। मरीजों के रिश्तेदारों का कहना है कि सरकार तो कहती है कि फ्री में इलाज करेंगे, लेकिन इंजेक्शन मिलते नहीं। ब्लैक में 20 से 25 हजार रुपए का रेट चल रहा है। आप कब से यहाँ पर, अगर आप बता पाएं क्या क्या हो रहा था आपको? अगर मुझे 8 दिन हुए सर यहाँ पे, और तकलीफ इतना है कि मतलब आंखों में दर्द, दांतों में सिर दर्द ऐसे हो रहा था। 8 दिन हो गए मुझे, और ये दवाई मिलना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। शुरुआत के जिस दिन मैं एडमिट हुआ था उसके 4 दिन के बाद मुझे वो इंजेक्शन मिला है, तब जाके थोड़ा ट्रीटमेंट मुझे ठीक हुआ है। अभी अब जाके ये मुझे थोड़ा स्वेलिंग ही कम हुआ है।
अभी क्या स्थिति, आप दवाइयाँ मिल पा रही हैं या अभी भी काफ़ी मुश्किल से मिल रही है सर। मेरा बड़ा भाई और मेरे जो पहचान वाले हैं, मेरे जो सर ऑफिस के सर हैं, वो लोग मुझे अरेंज करके दे रहे हैं इधर उधर से। मैं 17 दिन हुए हॉस्पिटल में, मुझे अभी तक 5 बार ही दवा मिली, उसमें से 2 बार मैंने बाहर से लाया है, बॉम्बे या अदर सिटी से मैं दवा मंगा रहा हूँ। यहाँ पे तो अभी मुश्किल है दवा मिलना। एक भी एंटीफोटेरेसिन इंजेक्शन अवेलेबल नहीं हुआ अभी तक, तो उनको बोले तो कलेक्टर की बात करे, क्योंकि गवर्नमेंट से उनको सप्लाई नहीं आ रहा है वो। तो अभी क्या करें सर, सब हम भटक रहे, 15 दिन से भटक रहे, एक भी इंजेक्शन अवेलेबल नहीं होता। बाहर से अगर गए तो ब्लैक में कुछ भी रेट बताते सर वो, तो वहाँ से। और राजेश टोपे जी ने घोषणा की है कि सबका इलाज फ्री में किया जाएगा, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट का कोई भी आदमी यहाँ पे आया नहीं है कि उनका कुछ इलाज। सभी भटक रहे सर, कुछ भी ये नहीं हो रहा है सर उसमें। आप मुझे बताइए, आप ब्लैक की बात करते हैं, क्या आप लोग को ब्लैक में भी दवाई खरीदना पड़ी है? क्या आप में से कोई है ऐसा जिसने ब्लैक में? क्या कैसे खरीदेंगे यार, 20 और 25 हजार अगर बोल रहे हैं लोग, तो क्या करेंगे सर? ये 15 दिन से मैं यहाँ हूँ, पर दवाई नहीं मिल रही है। बाहर से हम ब्लैक से खरीद कर लाते। 2 दिन पहले मैं 20,000 का एक इंजेक्शन खरीद के पेशेंट को दिया। अच्छा, 20,000 का? मतलब ये कहाँ से आपको? सरकार में तो इतने नहीं है, ब्लैक में? ये ब्लैक में मिला। पेशेंट के वास्ते हमें ये सब करना पड़ता है। हमें अस्पताल के बारे में कोई ये तकलीफ नहीं है, हमें शासन के बारे में बोलना है। उन्होंने हमें इंजेक्शन अवेलेबल कर देना चाहिए। इस सिचुएशन में अस्पताल वाले भी बेबस हैं। उनका कहना है कि चूंकि केस अचानक बढ़े हैं, जितने केस एक साल में आते थे उतने अब रोजाना आ रहे हैं, इसलिए दवा की किल्लत तो हो रही है। दवाएं का शॉर्टेज बहुत है, शॉर्टेज है। तो सर फिर आप लोग और ये सर कब से चल रहा है? मतलब ये अभी से शुरू हुआ है या फिर पहले आपके पास दवाइयाँ थी और पिछले कुछ दिनों से जैसे हम लगातार देख रहे हैं कई जगहों पर लोग जा रहे हैं लेकिन दवाइयाँ नहीं मिल रही? पहले तो इतने पेशेंट नहीं थे। हम लोग प्री पेंडेमिक में हार्डली 8-10 केसेस साल में होते थे म्यूकोरमाइकोसिस के। अभी तो हर रोज उतना नंबर चल रहा है, तो इसके वजह से दवाएं का जो शॉर्टेज है, पहले शुरू में इतना नहीं आया था जब चालू हो गए केसेस आने के लिए, लेकिन अभी फिलहाल दवाएं का शॉर्टेज कुछ दिन से बहुत ज़्यादा ही आ रहा है। तो इसके लिए वो एक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। अभी देखते हैं। महाराष्ट्र के कई शहरों का हाल पुणे जैसा हो रहा है। नासिक हो या नागपुर या फिर मुंबई, ब्लैक फंगस के मरीज अस्पताल में एडमिट होते हैं। उन्हें इलाज तो मिलता है, ट्रीटमेंट शुरू भी हो जाता है, लेकिन जब दवा की बात आती है तो इसका इंतजाम नहीं हो पाता। इसके लिए किसी के पास कोई जवाब नहीं। नागपुर में इस वक्त म्यूकोरमाइकोसिस के 600 मामले हैं। अलग अलग अस्पतालों में मरीज एडमिट हैं। अकेले नागपुर में 43 मरीजों की मौत हो चुकी है। यहाँ ब्लैक फंगस से मोर्टेलिटी रेट काफी ज्यादा है। हमारे संवाददाता योगेंद्र तिवारी नागपुर के मेडिट्रीना अस्पताल गए। वहां इस बीमारी को लेकर मरीजों से बात की, डॉक्टर से सिचुएशन का फर्स्ट हैंड अकाउंट लिया। इंजेक्शंस के बारे में क्या कहेंगे? मेडिसिन के बारे में? इंजेक्शंस मिल रहे हैं, मेडिसिन मिल रहे हैं, ट्रीटमेंट अच्छा है, बाकी एक्सपेंसिव बहुत है। कितना खर्चा आ जा रहा है? अभी तक नहीं करके भी 3-4 लाख के ऊपर चला गया, क्योंकि इंजेक्शंस की कॉस्ट ज़्यादा है। 4 लाख हो गए और आगे और लगेगा। हाँ, तो पैसों की ज़्यादा दिक्कत है। पैसों की दिक्कत। ब्लैक फंगस के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। अराउंड 400-500 पेशेंट्स, 600 पेशेंट्स जो हैं विभिन्न हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं। इसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। लगभग अगर हम 600 मरीज पकड़ते हैं तो 20%, मतलब 20% पेशेंट्स की मृत्यु हो सकती है, और लगभग 10% पेशेंट जो हैं उनका एक आंख भी निकालना पड़ सकता है। मुंबई में भी म्यूकोरमाइकोसिस के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। मुंबई के सरकारी, बीएमसी और निजी अस्पतालों में करीबन 150 मरीजों का इलाज चल रहा है। मुंबई के चेंबूर में जैन अस्पताल में भी ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज हो रहा है। हमारे संवाददाता सचिन चौधरी ने बताया कि इनमें से 2 मरीजों की हालत गंभीर है।
मौजूद है मुंबई के चेंबूर के जैन अस्पताल में। यहाँ पर भी 8 म्यूकोरमाइकोसिस के पेशेंट एडमिट है, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। ऐसे में कई सारे मरीज और उनके परिवारों को जो इंजेक्शन है इस बीमारी के या फिर जो मेडिसिन है उनकी काफ़ी कमी खल रही है और इस प्राइसेस जो है काफ़ी बढ़ गई है। ऐसे में डॉक्टर्स और जो मरीज है या फिर उनके जो रिश्तेदार है ये लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि इस बीमारी के लक्षण, शुरुआती लक्षण जो है ये डेवलप होते हैं तब ध्यान देना चाहिए। अगर इसमें थोड़ी सी भी देरी की तो इन्फेक्शन तेजी से आगे शरीर में फैलता है और जिसके कारण सर्जरी या फिर ऑपरेशन करने की नौबत आती है। सर्जरी किया तो नोज का वो क्लियर किया, माउथ की इनसाइड क्लीन किया और सेकेंड सर्जरी में ये टॉप चीक का पार्ट जो है इन्फेक्टेड पार्ट वो निकालना पड़ा है। और राइट नाउ उनका मेडिसिन चल रहा है और जैसा कि आप सभी जानते हैं मेडिसिन के लिए भी हमें काफ़ी दिक्कत हुआ। हॉस्पिटल ने हमें थोड़ा हेल्प किया, स्टॉकिस्ट वगैरह का नाम बता के, तो जाके मैं वहाँ से ला पाया। आप जानते हैं इसका इलाज बहुत महंगा है और मेडिसिन की अवेलेबिलिटी क्रिटिकल है, इट इज नॉट अवेलेबल। अभी पिताजी की हालत कैसी है और क्या उनका और भी कोई सर्जरी या ऑपरेशन होना है? देखिए अभी उनकी हालत स्टेबल है, हम ठीक नहीं बोल सकते हैं और उसी में एक बार लगता है कि शायद अगर हमको इसके बारे में या जहाँ से डिस्चार्ज हुआ अगर थोड़ा विजिलेंट कर देते और थोड़ा और अर्ली हम आ जाते यहाँ पे तो शायद बेटर रहता। मतलब डिस्चार्ज होने के एग्जैक्टली 11 दिन बाद उनको रीएडमिट करना पड़ा क्योंकि और उसमें भी पता चला कि जो 10 दिन बीते उसमें काफ़ी इन्फेक्शन बढ़ गया और वो इन्फेक्शन शायद कोरोना से भी ज़्यादा डेंजरस होता है। और आपको फिर ये लगा कि ये पोस्ट मतलब कोरोना से रिकवर होने के बाद ये कोरोना से निकले हुए तो खांसी तो होगी पेशेंट को। हमको तो लगा कुछ खास है नहीं, सिर्फ खांसी थी। बट बहुत सारे और दूसरी बात ये है कि कोविड हॉस्पिटल में थिनर्स भी दिया जाता है जिससे आपको कोरोना के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाने के बाद ऐसे भी पॉसिबल है कि अगर आप जोर से खांसे तो आपको ब्लीडिंग हो जाए। तो ये सब बातों पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। गुजरात तो इस वक्त ब्लैक फंगस का एपिसेंटर है। सूरत से लेकर राजकोट और वडोदरा से लेकर अहमदाबाद तक हर जगह रोजाना ब्लैक फंगस के कई मरीज डिटेक्ट हो रहे हैं। अहमदाबाद में तो 850 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। सिविल अस्पताल में 450 मरीजों का इलाज चल रहा है। इसी तरह अहमदाबाद के दूसरे अस्पतालों में भी केस लोड बढ़ गया है। रोजाना 20 नए मरीज आ रहे हैं। अभी म्यूकोरमाइकोसिस के तो मिनिमम अगर आप कहोगे सुबह से लेके अभी तक 8 से 10 पेशेंट आ चुके हैं और उसमें हर एक अलग अलग प्रेजेंटेशन है। अगर वो नाक या गले में इन्वॉल्वमेंट है तो उसका प्रेजेंटेशन है अलग है। अभी आँख के 2 आए, उन दोनों में एक में विजन ही नहीं है और एक में मूवमेंट कम है, मतलब वो हिल नहीं पा रही है, वो एक प्रॉब्लम है। हमारे संवाददाता अतुल सिंह ने बताया कि मुंबई के नायर अस्पताल में इस वक्त 20 से ज्यादा म्यूकोरमाइकोसिस के मरीजों का इलाज चल रहा है। सोचिए, इतने मरीज तो एक साल में मुंबई में आते थे, लेकिन अब दिन भर में ही 20 से ज्यादा मरीज एडमिट हो रहे हैं। सवाल है कि अचानक इतने मरीजों के आने की वजह क्या है। पेरिफेरल एरिया में जो हमारे रूरल एरिया है, जो ना गांव के एरिया है, वो एरिया में शायद इस तरह से बहुत ज़्यादा पैमाने पे टोसिलिजिमैब और रेमडेसिविर जो टाइम पे नहीं देना चाहिए वो टाइम पे दिया जा रहा है ऐसा लग रहा है। और स्टेरॉइड्स भी बहुत बड़े पैमाने पे दे रहे हैं। जहाँ 40 मिलीग्राम का स्टेरॉइड हम लोग यहाँ दोस्त में दे रहे हैं, वहाँ 500 मिलीग्राम पे दे रहे हैं। उसके वजह से इस सब दवाई के वजह से पेशेंट में काफ़ी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजनेस आ रहे हैं, उनकी संरक्षण क्षमता बहुत ही नीचे लेवल पे गई है और उसके कारण फंगस इन्फेक्शन हो रहे हैं। ये म्यूकोरमाइकोसिस ये फंगस है जहाँ जब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं कोई भी वजह से, एक तो कोमॉर्बिडिटी होगी या कैंसर होगा या किडनी एलिमेंट होगा या बोन मोरो डिप्रेशन का बोन के कोई एलिमेंट्स होगा, तो इन या कैंसर थेरेपी पे चालू रहेंगे या हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड जब दिया जाता है तब पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत लो लेवल पे जाती है और तब फंगस का इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। वैसे म्यूकोरमाइकोसिस के मामले अब पैन इंडिया लेवल पर दिखाई देने लगे हैं और जहां तक लापरवाही की बात है तो ये न सिर्फ डॉक्टर्स पर बल्कि मरीजों के लेवल पर भी हो रही है। कई लोग ऐसे हैं जो ऑक्सीजन को बिना ह्यूमिडिफायर मरीजों को दे रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो जानकारी के अभाव में इसमें नल का पानी डाल दे रहे हैं। इससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। ऑक्सीजन सपोर्ट पे भी ये 27 से 28 दिन रह पाई, इसीलिए ऑक्सीजन का जो ये क्या होता है वो पाइप होता है उसमें भी बहुत सारे ये होते हैं कि मतलब बैक्टीरिया वगैरह इफेक्ट करते हैं
इसी कारण वो भी। जहाँ पानी बदलने की जरूरत होती है, क्या वार्ड में आप लोग खुद करते थे ये काम या वहाँ के स्टाफ करते थे? नहीं, जब MCH में थे सर तो वहाँ वो काम, वहाँ एक रहना पड़ता था एक आदमी को और ये खुद करना पड़ता था। वहाँ कोई मतलब डॉक्टर या नर्स वगैरह ये सब कोई नहीं थी। वहाँ सिर्फ एक अटेंडेंस अपने खुद रहना पड़ता था और बाकी पूरा चीज़ देखना पड़ता था। हाँ, वो पूरा काम मुझे करना होता था। तो इस बात की जानकारी थी कि कैसे पानी बदलना है, पानी जो है वो टैप वाटर नहीं डालना है? नहीं सर, इसकी जानकारी जब ये उनको शिपमेंट आया उसके बाद मुझे डॉक्टर ने बताया कि इस तरह से किया जाता है। पहले बस यही कहा गया था कि जब पानी ख़त्म हो जाएगा तो उसमें पानी चेंज कर देना, लेकिन ये नहीं बताया गया था कि उसको पूरा साफ़ करना है, गर्म पानी से धोना है। ये सब मुझे पहले नहीं बताया गया था। आप खुद ही ये करते थे और नॉर्मल वाटर ही उसमें डालते थे? हाँ, नॉर्मल वाटर, क्योंकि मुझे बताया नहीं गया था तो मुझे क्यों नॉलेज नहीं इसके बारे में, तो मैंने वही किया। अब तो बिहार के हर हिस्से से इस बीमारी के मरीज सामने आ रहे हैं। पिछले 5 दिनों में पटना के एम्स में ही 250 मरीजों ने डॉक्टर से इसे लेकर कंसल्ट किया। हालांकि अभी 37 मरीज एडमिट हैं, 8 का ऑपरेशन किया गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि कोविड के साथ अब ब्लैक फंगस के अलग वार्ड बनाए गए हैं, लेकिन फंगल इन्फेक्शन के ज्यादातर मरीज तो कोरोना होने के बाद डिटेक्ट हो रहे हैं। स्टेरॉयड विदाउट मेडिकल सुपरविजन नहीं होना चाहिए। स्टेरॉयड जब भी देना है, हम सब जानते हैं कि जब रेप्लिकेशन फेज खत्म हो जाता है, पल्मोनरी फेज या रेस्पिरेटरी फेज में मरीज जाता है और सिम्टम्स रहते हैं, तो जरूर स्टेरॉयड देनी चाहिए और एक सीमित समय तक स्टेरॉयड देना चाहिए डॉक्टर के सुपरविजन में, और उसको कब बंद करना है ये भी डॉक्टर डिसाइड करें। ऐसा नहीं कि बिना डॉक्टरी सलाह के जो भी डोज दवा दे दें, काफ़ी दिनों तक देते रहें, इससे परेशानी होती है। क्या जो लोग आ रहे हैं मरीज, उनके परिजनों से बात हुई होगी, मरीजों से बात हुई होगी, क्या ये गलती हुई? आपको लगता है कि लोगों ने खुद से स्टेरॉयड ले लिया या उसका डोज बहुत ज़्यादा ले लिया किसी अपने के सलाह पर? नहीं, कुछ ज़्यादातर मरीज वैसे हैं जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी कम थी, वो लंबे समय तक बीमार रहे, लंबे समय तक अस्पताल में रहे, उनकी इलाज चली। साथ में ऐसा है कि हाँ, कहीं कहीं हमने देखा है कि स्टेरॉयड का मिसयूज हुआ है, जैसे कि खासकर सुदूर क्षेत्र में जो अस्पताल से दूर है, ग्रामीण परिवेश है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर अगर क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं हैं तो ऐसा ही किसी से पूछ के या अनजाने में स्टेरॉयड ज़्यादा समय तक चल गया, तो ये कारण हो सकता है। असल में ऐसे मरीज भी सामने आए जिनमें कोरोना था नहीं, उन्हें भी इन्फेक्शन हो गया, लेकिन ज्यादातर वो लोग इसकी चपेट में आए जिन्हें कोरोना के ट्रीटमेंट के दौरान रेमडेसिविर, टोसिलिमुज़ैब इंजेक्शन दिए, स्टेरॉइड्स का मिसयूज हुआ। अब करना क्या है? ब्लैक फंगस को लेकर क्या सावधानी, क्या एहतियात बरतना चाहिए, ये भी समझना जरूरी है। विनती है कि लोग घर में ही अपने आप स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट ना लें, डॉक्टर के सुपरविजन पे ही स्टेरॉइड लें। सिमिलरली आप वो जब दवाई लेते हैं टोक्लिजुमैब, वो भी आपको बहुत ही सुपरवाइज्ड और कंट्रोल मैनर में लेना है। जिन लोगों को डायबिटीज है, डायबिटीज बिल्कुल ठीक से कंट्रोल करना जरूरी है। जिसको भी कोविड होता है, डायबिटीज होता है, तुरंत इंसुलिन शुरू करके ब्लड शुगर कृपया अच्छी तरह कंट्रोल कराइए। ऑक्सीजन जो है वो आप कोल्ड ऑक्सीजन या ठंडी ऑक्सीजन डायरेक्टली सिलेंडर से मत लीजिए, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर होता है करीबन 13 डिग्री होता है, और ये डायरेक्टली आप नाक के अंदर ये ऑक्सीजन लेते हैं तो नाक में काफी कुछ डैमेज हो सकता है, जिसके वजह से बाद में दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आप ऑक्सीजन ले रहे हैं तो उसको एक ह्यूमिडिफायर के जरिए राउट करिए। ह्यूमिडिफायर में आपको एक स्टेराइल पानी रखना पड़ेगा, उसको गर्म करके रखना पड़ेगा, कम से कम 30-35 डिग्री तक उसको गर्म करके पानी, उसके ह्यूमिडिफायर के जरिए ऑक्सीजन जाके फिर नाक में आने की जरूरत है। जिसको भी कोविड हुआ है उनको ओरल हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आप बिटाडिन गार्गल्स दिन में कम से कम 3 बार करिए, अपना ब्रश अच्छी तरह साफ करिए। बहुत लोग इतने बीमार होते हैं, इतने सुस्त होते हैं कि अपना ओरल हाइजीन देख ही नहीं कर पाते हैं, तो या तो बिटाडिन गार्गल या लिस्टरीन माउथ गार्गल की जो भी हो आपके पास, एक एंटीसेप्टिक माउथ गार्गल और ब्रशिंग जरूर आपको हर रोज करना पड़ेगा। ये बात सही है कि ब्लैक फंगस के मरीज अलग अलग शहरों में मिल रहे हैं, लेकिन ये भी सही है कि अब सरकार भी प्रोएक्टिवली इस महामारी से निपटने के लिए प्लानिंग कर रही है। आज ही 26,000 से ज्यादा एम्फोटेरिसिन बी के वायल्स अलग अलग राज्यों को भेजे गए हैं। 5 और फार्मा कंपनियां इस इंजेक्शन को बना सकें, इसके लिए लाइसेंस दिया गया है, लेकिन चुनौती बड़ी है, अभी और काम करने की जरूरत है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।